हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की। इससे पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में बताया था, रसायन की परिभाषा के बारे में बताया था, हमने अणु और परमाणु को डिस्कस किया था। आप इससे पिछली वीडियो को जाकर के देख लें, क्योंकि क्रम से इन वीडियो को देखते रहिए तो आपकी साइंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं चार्ट मैंने बना रखा है कि जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण दो भागों में हुआ है, भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में है अलग अलग। तो भौतिक वर्गीकरण को दो तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो ठोस, द्रव और गैस। जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसमें जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। जिसको ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस ही बोला जाता है। और रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो उसमें बांटा गया है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, यानी कि प्योर मैटर और मिक्सचर के रूप में। किसके रूप में? मिक्सचर के रूप में। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है। किसके रूप में? तत्व और यौगिक के रूप में। इनके जो डेफिनेशन है उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। तत्व यानी कि एलिमेंट, क्या? एलिमेंट। और यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड। तो तत्व को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। वो क्या होता है? धात्विक और अधात्विक, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। दो भागों में बांटा गया है। इसी तरीका से मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। समांगी को इंग्लिश में होमोजीनियस कहते हैं और विषमांगी को इंग्लिश में हेटेरोजीनियस कहते हैं। मैं लिख देता हूं, होमोजीनियस और इसको हेटेरोजीनियस। ठीक है, और इसी तरीका से यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दो भागों में बांटा गया है। तो भौतिक वर्गीकरण वो होता है जो कि एक अवस्था से अगर कोई चीज दूसरी अवस्था में पहुंच जाए, अवस्था परिवर्तन हो जाए, तो उसका फिर दोबारा अवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे कि जल होता है, जल का क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है कि जल को अगर हम ठोस से लिक्विड में बदलना चाहें, यानी कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है उससे हम द्रव के रूप में करना चाहें तो वो द्रवित हो जाता है। चाहे उसको हीट दे दो, चाहे खुले में धूप में छोड़ दो, तो वो क्या हो जाता है? बर्फ से द्रव के रूप में बन जाता है। लेकिन आप चाहें तो द्रव से फिर दोबारा बर्फ बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि चेंज होने के बाद में जो यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए तो उसमें उत्पाद से अभिकारक दोबारा नहीं बनता। लेकिन भौतिक अभिक्रिया जो होती है उनमें ऐसा हो जाता है कि जो हमारे अभिकारक होता है उससे उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से ही अभिकारक बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे दूध होता है, अगर दूध से दही बन जाए तो क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। लेकिन आज के जल को अगर ठोस बर्फ के रूप में है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको आप द्रव के रूप में कर सकते हैं, जो पीने योग्य जल होता है उसके रूप में कर सकते हैं। और आप उस पीने योग्य जल को भी चाहें तो फिर दोबारा बर्फ बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है अवस्था परिवर्तन का काम। तो आप देख सकते हैं कि ठोस, अब आगे डिस्कस करेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। इन सब की जो डेफिनेशन है हम क्रम से पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है। सबसे पहले जो बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे, इन तीनों का अध्ययन करेंगे कि ये ठोस, द्रव, गैस होती क्या है। इसके बाद में रासायनिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है। इनके विषय में, सभी के विषय में क्रम से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। बोर्ड पर मैंने लिख दिया है भौतिक वर्गीकरण, जो कि तीन रूप में है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो ठोस क्या होता है कि पदार्थ का
वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ठोस कहते हैं। जिस प्रकार से आप ये डस्टर देख पा रहे होंगे, ये क्या है? अपने आप में एक ठोस है, इसका आकार और आयतन क्या है? वो निश्चित है। देखो ये इतना जगह घेर रहा है तो इतना आकार है इसका, और जितना इसमें द्रव्यमान है वो निश्चित है। तो इसका आकार एवं आयतन जिस आकार में बना हुआ है और इसका जो आयतन है जो इसमें द्रव्यमान निहित है वो क्या है? एक निश्चित है। तो जैसे उदाहरण लिखिए, लोहा, लकड़ी, पत्थर, कांच, हड्डी, मोबाइल, कपड़ा, रुई, ऊन आदि। अब आप देख पा रहे हो कि ऊन भी क्या हमारी ठोस होती है? जी हाँ, बिल्कुल, ऊन भी ठोस होती है। अब आप यूं खींच पा रहे होंगे, जिस तरीके से कपड़ा है इसको खींच पा रहे हैं तो आराम से खींच रहा है, लेकिन ये द्रव के रूप में थोड़ी ना है। अब कह रहे हो कि ठोस नहीं है, लेकिन आप इसका गट्ठर ले जाकर नहीं देखेंगे तो आप उसको सॉलिड पाओगे कि वो बिल्कुल ठोस है। अब ये द्रव के रूप में नहीं है। अगर द्रव होता तो पानी की तरह बहता, गैस होता तो हमारे तन पर ही नहीं होता, जो हमारी जो बॉडी पर ही नहीं होता। तो ये क्या है? ये ठोस अवस्था है। तो जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, कांच, हड्डी, ये सब क्या है? ये ठोस होते हैं। जो आपका मोबाइल फोन हाथ में है वो भी क्या है? सॉलिड है। जो मैंने चश्मा लगा रखा है वो भी क्या है? ये सॉलिड है। तो ये सारी चीज क्या है? ठोस होती है। ये बोर्ड लग रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये भी क्या है? ठोस है। ये मार्कर है, ये सब क्या है? ये ठोस होते हैं। तो अगर मैं इनके कणों की बात करूं, जो ठोस होता है उसमें जो कण उपस्थित होते हैं वो बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक नजदीक इस तरीका से होते हैं। यानी कि ठोस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इनके बीच में स्पेस नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं कि न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्रव के विषय में कि द्रव क्या है। तो जो भी हमारे पानी, जल, यानी कि जल जो है, और हमारे तेल, ये सब क्या है? दूध, ये सब क्या है? हमारे द्रव कहलाते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन की अगर अलग अलग बात करें तो जिसका आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। कि आप एक गिलास पानी लीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि उसका आयतन निश्चित है कि एक गिलास है ये पानी। आप उसको क्या है कि टब में डाल दीजिए तो आप वो उसे टब के आकार में पाएंगे कि वो टब में इतना ही फैल जाएगा। अगर आप उसे फर्श पे डाल देंगे तो फर्श का आकार ले लेगा, काफी चौड़े में फैल जाएगा। अगर आप उसे बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। मतलब कि जिसमें भी आप डालने की कोशिश करेंगे आप वो उसका आकार ले लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे आयतन कैसा उसका बिल्कुल ही कैसा है कि जो आकार है वो कैसा है? अनिश्चित है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित है। आप देख पा रहे कि वो एक गिलास ही पानी था, जितना आपने माप करके दिया था उसका आयतन कितना था? वो एक ही गिलास था। ठीक बात है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा पानी होता है, तेल होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, दूध आदि, ये क्या है? सभी ये हमारे लिक्विड होते हैं, यानी कि द्रव होते हैं, बिल्कुल द्रव अवस्था में होते हैं। तो इनके अगर मैं मध्य अणुओं की बात करूं कि द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है, तो इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है कि बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो ज्यादा होता है। और इनके बीच में अगर मैं आकर्षण बल की बात करूं तो वो ठोसों की तुलना में क्या होता है? कम होता है आकर्षण बल जो होता है। अब बात करते हैं कि गैस की। ठीक है, समझ में तो आ गया ना? मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूं मैं गैस की।
तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे रहते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर तुम गैस को भी डालोगे किसी भी बर्तन में तो आप क्या पाओगे, उसका यानी कि उसी का आकार ले लेगी जिस बर्तन में उसे डालोगे, चाहे वो सिलेंडर में हो, चाहे छोटे से लाइटर में हो, चाहे आप डब्बा में भरो, कुछ भी करना जैसे भी चाहो, सिलेंडर में कोई से में भरो, वो उसी का आकार क्या कर लेती है, ले लेती है। और उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता उसका आयतन। मतलब कि जैसे भी अगर तुम दूसरी चीज में परिवर्तन करोगे तो उसमें क्या है कि लीकेजिंग होती हो जाती है, क्योंकि उसके अणुओं का जो स्थान होता है वो काफी दूर दूर होता है। गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल काफी दूर दूर होते हैं, इसमें आकर्षण बल नहीं होता। तो जैसे O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, और जो हमारी वायु होती है ये भी गैस ही होती है, जो हमारी हवा चलती है आदि, ये सब क्या है, गैस के उदाहरण हैं। अगर मैं इनके मध्य गैस के अणुओं के बात करूं तो क्या होता है कि ये काफी दूर दूर होते हैं। इस तरीका से इनके बीच में रिक्त स्थान काफी पाया जाता है, इसमें उसके मुकाबले थोड़ा कम पाया जाता है और इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत ही कम पाया जाता है इनके मध्य स्थान। तो आप समझ पाए होंगे। तो भौतिक वर्गीकरण को हमने कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण की। किसकी? रासायनिक वर्गीकरण की। बट ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जैसे कि ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, क्या इनकी अवस्थाओं का परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ताप एवं दाब में परिवर्तन करें तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारे सॉलिड होते हैं ये भी लिक्विड रूप में आ जाएंगे अगर ताप एवं दाब में परिवर्तन करें। तो ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो पहला पॉइंट है, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि हमारी ठोस हो, जो हमारे सॉलिड होते हैं उनमें भी जो भौतिक अवस्था होती है जो हमारी क्या है, उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरीका से? कि जैसे जल होता है, अगर वो लिक्विड है तो उसके अगर हम टेम्परेचर को घटा दें तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड यानी कि बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को अगर हम तापमान दे दें, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो द्रव रूप में चला जाएगा। अगर द्रव का थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जैसे कि आप जानते हैं जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो आप देख पाते हैं कि वह गैस में परिवर्तित अर्थात भाप में परिवर्तित हो जाता है। और भाप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गैस का ही परिवर्तन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ताप में आपने परिवर्तन किया तो वो क्या हो गया कि गैस में परिवर्तित हो गया, यानी कि अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लिया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कुछ क्या होते हैं कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके भी कुछ जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कि सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, जैसे लकड़ी पत्थर जो होते हैं ये सदैव ठोस अवस्था में ही रहते हैं। क्योंकि आप लकड़ी को जब टेम्परेचर दोगे या उसे दबाओगे तो क्या हो जाएगी, वो पतली हो सकती है, टूट सकती है, लेकिन वो क्या है कि द्रव नहीं बन सकती, गैस नहीं बन सकती। अगर आप उसे जलाओगे भी तो उसका क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे राख होती है वही बच पाएगी, कोयला होगा वही बच पाएगा, जो उसकी एनर्जी होगी वो आग के रूप में यानी कि जो धुएं के रूप में वहां से निकल जाएगी, लेकिन वो द्रव थोड़ी ना बनेगी। तो इसलिए क्या है कि उसका अवस्था परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव ठोस अवस्था में ही रहते हैं। इसी तरीके से पत्थर होता है, पत्थर को द्रव थोड़ी नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, ना ही वो गैस बन सकता। इसलिए क्या होता है, ये सदैव ठोस अवस्था में रहते हैं। ये इसके अपवाद होते हैं। अब अगला पॉइंट है, जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जी हाँ, जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो अब फिर दोबारा चाहो तो गैस से द्रव बना लो और द्रव से ठोस बना लो। तो जल क्या है कि तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस से द्रव भी और द्रव से गैस भी, अर्थात ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी। ठोस के रूप में आप देख पाते होंगे कि गर्मियों के दिनों में आप बर्फ जमाते हैं, वो क्या होता है, ठोस होता है। जो आइसक्रीम खाते हैं वो भी क्या होती है कि ठोस होती है।
तो अगर मैं द्रव की बात करूं, जो सामान्यतः हम पानी पीते हैं, जो जल होता है वो क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है। और जो हमारी जैसे खाना बनता है, तो खाना बनता है तो उसमें से जो हमारा बर्तन होता है, खाना बनता है, उसमें से भाप जो निकलती है, तो आप देख पाते होंगे जो हमारी तस्तरी होती है उसके ऊपर भाप जम जाती है, और भाप किस तरीके से दिखती है, तुम्हें जल के रूप में दिखती है। तो वो भाप ही क्या है, आज के जल ही तो है, वो भाप जो है जल की ही तो भाप बनी। तो जल, तो आप देख पा रहे हैं इस गैस को, यानी कि क्या है, भाप के रूप में मिलती है जो हमारा जल होता है। तो जल तीनों भौतिक अवस्था में होता है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट, कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस रूप से सीधा गैस में बदल जाते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अगर उन्हें हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठोस से सीधा गैस बन जाते हैं, यानी कि वो द्रव नहीं बनते। जैसे आप घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं कि कपूर क्या होती है, कपूर जो आप पूजा पाठ में थाली में यूज करते हैं, कपूर की टिक्की होती है छोटी सी, वो क्या होती है कि गर्म करेंगे तो उसका अवस्था परिवर्तन यानी कि द्रव के रूप में नहीं होती, वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। एक होता है नेफ्थलीन, क्या, नेफ्थलीन, ये भी क्या होती है कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। और एक होती है तुम्हारी आयोडीन, क्या, आयोडीन, ये भी क्या होती है कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। कौन, हमारी आयोडीन होती है। तो ठोस से सीधा गैस में बदलने की जो हमारी प्रक्रिया कहती है उसे कहते हैं उदरपातन, क्या, उदरपातन अभिक्रिया, कि जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए उसे कहते हैं हम उदरपातन अभिक्रिया। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को, मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं मैं।